चलो बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात स्टार्ट कर दी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने समझा दिया था क्या है, बट वी हैवंट डन विद एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ इट। तो आज मैं उसके न्यूमेरिकल के लिए आपसे डिस्कशन करूंगा अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देन वी वुड बी मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग ओवर विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बार मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूँ क्या था। सबसे पहली चीज हमने क्या बोला था, जो भी एनर्जी हम इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे, दैट एनर्जी वुड बी डूइंग टू थिंग्स। क्या? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगी मेटल सरफेस में से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी, एंड फॉर दैट मूवमेंट देयर वुड बी द काइनेटिक एनर्जी दैट वुड बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो द एनर्जी दैट आई एम सप्लाइंग, let's say that energy is E is equal to, क्या बोला था हमने, h nu naught, which is also given the name of work function plus kinetic energy, plus of kinetic energy। अब बेटा E क्या था हमारा, h nu naught is h nu is equal to h nu naught plus काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी में एच कॉमन ले लिया अगर, तो क्या आ गया, न्यू माइनस दिस वुड बी द थिंग। ये आपके पास आई थी बात। और सेकंड एक और चीज मैंने क्या बोली थी, दैट E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी था बच्चा। इस एच न्यू नॉट को हम क्या लिखते थे, डब्ल्यू नॉट का भी नाम देते थे। तो एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस वाज अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी। ये दो फॉर्मूले थे जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दी से आ जाओ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है लास्ट में उन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा है, देयर आर द मिसलेनियस क्वेश्चंस, वहां पे क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट मेरे ख्याल से मैंने टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को, वो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो नाउ गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। कोई बात नहीं यार, 5th था, अब 7th कर रहे हैं मगर। क्वेश्चन नंबर 7, देविका पढ़ बेटा 7th क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ बच्चे। ठीक है, बोल रहे हैं एक मेटल सरफेस पे बेटा लाइट इंसिडेंट करी हम लोगों ने, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें, दैट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर्स, एंड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बता दिया आपको। सबसे पहली चीज आपसे पूछी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द लाइट दैट वी हैव इंसिडेंटेड ऑन द मेटल सरफेस पे, जो हमने लाइट दी है इस वेवलेंथ की, उसकी एनर्जी क्या है वो बताओ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, काइनेटिक एनर्जी बताओ। एंड थर्ड चीज, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी। तो सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे पहले एनर्जी निकालनी है बच्चे। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, पुट करते हैं, E इज इक्वल टू h क्या है बेटा, 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बाय लैम्डा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7 बेटा। सो 19.89 बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, यही होगा बच्चा। तो इट वुड समवेयर कम्स आउट टू बी 4.9 समथिंग या 4.89 इंटू 10 रेज टू पावर
19। एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है ये 4.19.89 बाय 4 4 16 38 4.9 2 29 4.97 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ गया बच्चा ये एनर्जी हमारी। अब बेटा मेरे को क्वेश्चन में और क्या बोला है बच्चे, वी नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी अभी यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, यू कैन सी दिस फॉर्मूला। हमने ये वाली एनर्जी निकाल ली बेटा, हमें ये वाली एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, बची क्या, इजिली कर सकते हैं। अब बात आती है हमें काइनेटिक एनर्जी जो निकालने के लिए बोले, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप पढ़ सकते हो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो मतलब जूल्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड जूल्स को चेंज करने का भी उन्होंने हमारे को मेथड दे रखा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, और 1 जूल वुड बी 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा, 4.97 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 into 10⁻⁻19, this we would get it in electron volt। तो इससे ये कैंसिल बच्चे, yes or no? तो बेटा क्या आ गया 497 by 160, so it somewhere comes out to be 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमें चाहिए था मिल गया बेटा फर्स्ट थिंग। अब क्या बोला है, we need to calculate the kinetic energy। सब ध्यान से इधर देखोगे, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, E माइनस डब्ल्यू नॉट, तो 3.10 माइनस 2.13, so that comes out to be 0.97 which is in electron volt। इतनी बात क्लियर बच्चा। अब बेटा हमें थर्ड चीज और बोलिए क्वेश्चन में निकालने के लिए, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और बच्चा वेलोसिटी तभी निकलेगी व्हेन द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू अस शुड बी इन जूल्स। अगर काइनेटिक एनर्जी जूल्स में नहीं है तो वी वुड नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो अब अगेन हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे सो दैट मेरी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ पाए। तो अब इसको फिर चेंज करता हूं, अब क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। पहले क्या किया था, डिवाइड किया था बेटा यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में वापसी ले जाने के लिए मल्टीप्लाई, 0.97 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, सो 97 इंटू 16 42 54 58 79 25115, so it would be 1.552 into 10⁻⁻19 joules is the kinetic energy। Am I clear with this everyone? पक्का आगे चल सकता हूं। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी के बाद आई हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो V क्या हो गया बच्चा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय M, यस और नो। सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 1.552 इंटू 10⁻⁻19 बाय M, मासेस इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा फोटोन में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना बच्चे, तो मास तो इलेक्ट्रॉन का ही लेना पड़ेगा हम लोगों को। हमें उन्होंने क्या फोटोन का मास दिया है, मास नहीं दिया तो देयर वुड बी एन इलेक्ट्रॉन इन दैट ना, अदरवाइज दे शुड हैव गिवन यू द फोटोन मास, वो नहीं गिवन हमें। क्लियर। तो जल्दी से मेरे को एक बार डिवाइड करके बता दो इसको क्या आ रहा है, फिर मैं अंडर रूट सिखाऊंगा आपको हाउ टू फाइंड आउट। एक बार जल्दी से 1552 इंटू 2 401 3.1 3.1 बाय 9.1 को एक बार जल्दी से डिवाइड कर दो, 31 बाय 91 31 बाय 91 0.0
273 0.3 333 आ रहा है। नहीं यार 3/4 तो मुझे यहीं पर ही दिख रहा है, देख 370, तो इट वुड बी 364 34 60 0 600 somewhere around to be 6 0.3406 0 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा बेटा +12। इतनी बात में किसी को दिक्कत है सर क्या किया है, तो मैं क्लियर करूंगा। बोलो बच्चा, बोल बेटा। पक्का? शगुन, देविका। अब इधर कैसे सॉल्व करना होता है यहाँ देख लो। अंडर रूट सॉल्व करना आप लोगों को नहीं आता, तो कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली वी आर इन 11th, अंडर रूट सॉल्व करना तो कैसी बात है। तो हाँ जी, बिल्कुल कर देते। क्या करूं बोल बेटा? पहली बार है तो पहली बार सॉल्व करना सीख लेते हैं, कैसे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हटा दूं, 3406 लिख लूं उसको। 9 कर दिया तो 340.6 हो जाएगा। 8 कर लेंगे, चलो 3406 हो गया। फिर कैसे निकालेगा? हाँ तू भी कुछ कह रही थी बेटा। फैक्टराइजेशन। अब सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा इजी तरीके से सीखते हैं। फैक्टराइजेशन से बिल्कुल कर सकते हो एंड दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट उतना टाइम नहीं होएगा हमारे को फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाए। सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको, दैट जो आपकी 10⁻⁴ टर्म है दैट शुड बी इन द इवन नंबर्स। अगर वो इवन में नहीं है तो मेक इट टू बी इवन। अगर इवन है तो हमारा काम चलेगा, इवन नहीं है तो वी हैव टू मेक इट टू बी द इवन नंबर। सो शैल आई राइट इट लाइक दिस? पहले तो वैसे इवन है मेरी, बट मैं थोड़ा ईज आउट करने के लिए आई एम राइटिंग आउट लाइक दिस। कोई दिक्कत किसी को? सर क्यों लिखा ऐसा आपने? क्यों लिखा वो अभी मैं रीजन दिखाऊंगा, बट लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम की कैसे लिखा तो वो क्लियर करूंगा। 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करें, कुछ और नहीं किया। सो बेटा 10⁻⁻10 को क्या लिख सकता हूं बच्चा? जो भी 10⁻⁴ में टर्म है उसको हाफ करके अंडर रूट से बाहर निकाल लो। बेटा लिख सकती थी, बट उसको ना मेरे लिए 3406 का मेरा अंडर रूट निकालना मुझे नहीं आता, बट इसका अंडर रूट निकालना बहुत इजीली आता है हमें। अंडर रूट ऑफ 34.06 आपको निकालना है। मेरे ख्याल से 25 का अंडर रूट इज 5, 36 का अंडर रूट इज, तो मुझे दिख रहा है ये ना 6 के क्लोजर आ रहा है, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आ रहा। 6 5 और 6 के बीच में आएगा ये पक्का है, और 6 के क्लोजर मतलब समवेयर अराउंड टू बी 5.8 सोच सकता हूं मैं। मुझे नहीं पता 5.8 आएगा ही आएगा, बट देखकर ऐसा लग रहा है दैट इट कैन बी अराउंड 5.8, क्योंकि 6 के क्लोजर चाहिए। सो अब हिट एंड ट्रायल पे आओ जरा। 58 इंटू 58 64 6 40 46 44 29 4633 33.64। हमें क्या चाहिए? 34.06। तो मतलब 5.8 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 5.85 ले लो। 5.85 लेके देखो, शायद हम वहीं पर एग्जैक्ट आ जाएंगे। देख लेते हैं। 25 2 42 29 44 68 6 46। क्या बेटा? 35 एक मिनट 25 5 42 4 29 5 2 13 और 9 22 10 12 9 1 10 34.22 आ रहा है, हमें चाहिए था 34.06। तो मतलब
5.85 से हल्का सा कम ले लो, क्या ले लो 5.83 या 5.84 ले लो, आपका काम बन गया 5.84 मीटर पर सेकेंड। एवरी टाइम ट्राई टू मेक इट अ नंबर, उसका हम स्क्वायर रूट जानते हो। जैसे मैंने यहाँ 34 क्यों करना चाहा, क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर जानता था, मैं 6 का स्क्वायर जानता हूँ, 25 और 36 के बीच में मेरा नंबर आ गया, मतलब अब मुझे पता लग गया, मतलब मेरा आंसर समवेयर अराउंड टू बी 5 और 6 के बीच में ही आना है, दैट्स फॉर श्योर। एंड वो 6 के क्लोजर आना है क्योंकि 36 के क्लोज था, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टेकन इट टू 5.8 फर्स्ट। अगर आप 5.8 भी लेके कर लेते वो भी गलत ना होता, वो भी चलता, और प्रिसाइज किया मैंने तो 5.84 5.83 पे मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। हमें एग्जैक्ट ये चाहिए भी नहीं, 34.12 आ जाए, 34.06 ना आके 33.98 आ जाए, 95 आ जाए, 33.9 आ जाए, ऑल वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो ठीक आ गया ना, 5.8 तो ठीक ही है। अब 5.8 के आगे 4 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, वो मैनेजेबल है इतना। गॉट इट? पक्का? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, टीचर्स लाइकलीस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ बेटा बोल। कहाँ है वेलोसिटी? वेलोसिटी निकाली है ना, एनर्जी कहाँ है वेलोसिटी? वही तो कह रहा हूँ, इस एनर्जी से, इस एनर्जी से ये निकाली थी, ये इससे क्या निकालना चाह रहा है? निकाल ली, फिर क्या करेगा? क्या करनी थी? वेलोसिटी का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एनर्जी से बता मुझे कौन सा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, चेक करो। एनर्जी से रिलेटेड इज इक्वल टू एच न्यू है, वो वेलोसिटी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है। FREQUENCY क्या है? एक बार बोल, क्या है? तेज बोलो। हाँ जी, हाँ जी, आप भी कुछ बोल रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम या कुछ, उसमें एनर्जी आती है। बात समझ गए? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं। एक क्वेश्चन आप मेरे लिए ट्राई करोगे, जिसने कर लिया है दे कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9th फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 9th, इफ यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9th फॉर मी फास्ट। देखो इधर, एक बार मुझे बताना, क्या क्वेश्चन नंबर 42 है ना? न्यू कितना दे रखा है और न्यू नॉट कितना दे रखा है? 7 × 10⁻14 हर्ट्स। और हमसे पूछा है बच्चा, बेटा एक ही बात होती है, हर्ट्स लिखे या सेकेंड इनवर्स, वन एंड द सेम थिंग, यही है ना क्वेश्चन। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा लिखा हुआ, क्या? दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच है हमारे पास, यस, 6.63 × 10⁻⁻34 इंटू न्यू इज 1 × 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14। यस और नो? पक्का? अब बच्चा आप माइनस तब तक नहीं कर सकते जब तक 10⁻⁻ सेम ना हो, ताकि उसको कॉमन ना ले पाओ। तो आपको क्या करना है, या तो दोनों को 10⁻14 बनाओ या दोनों को 10⁻15 बनाओ, इट्स योर विश। तो मेरे लिए इजी है दोनों को 10⁻14 बनाना, वो तो 14 है ही, इसको 14 बनाने के लिए 10 × 10⁻14 लिख सकता हूं, तो लिख लो, ये लो। टेन इंटू 10⁻14 माइनस 7 × 10⁻14। बोलो बच्चा, किसी को डाउट? 10⁻14 कॉमन ले लूं, अब तो ले सकता हूं ना कॉमन, तो ये लो। टेन माइनस 7 × 10⁻14, 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻14,
So 19.89 into 10 raised to the power minus 20. That's it. One of the easiest of all. बोलो अगर नहीं समझ में आया हो तो। बहुत मुश्किल था ना, है ना रोनित? मुश्किल था ना? समझ में आया बेटा? पक्का? बेटा क्वेश्चन पढ़ना सीख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को क्वेश्चन समझना नहीं आता, बस सॉल्व करना सबको आता है। क्वेश्चन में क्या गिवन चीजें हैं, जिसको ये पता लग गया ना ये क्या क्या चीज गिवन है, उसका क्वेश्चन हाफ ऑफ इट वैसे ही सॉल्व हो गया। आपको ये समझना सीखना है दैट की क्वेश्चन में गिवन चीजें क्या क्या हैं। वंस वी आर डन विद द गिवन थिंग्स देन आंसर इज विद अस। तो ट्राई टू रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और जितना पढ़ोगे अच्छे से क्वेश्चन को उतना अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में हो सकता है ना समझ में आया हो, ट्राई टू रीड वंस मोर। और कभी भी पूरे क्वेश्चन को मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो। क्यों सर? पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ें तो क्या करें फिर? एक बार प्रत्युष पढ़ जरा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर। रुक जाते हैं, मैंने आगे नहीं पढ़ा ना, क्या एक ही लाइन पढ़ी, बस एक ही स्टेटमेंट पढ़ी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज, मतलब मुझे पता लग गया, न्यू नॉट दे दिया, दैट इज 1 into 10 raised to the power या 7 into 10 raised to the power 14। ठीक है बेटा, आगे पढ़ बच्चे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है चलो आगे। कुछ भी नहीं किया बेटा, जो उसने बोला था वो मैंने यहाँ डिपिक्ट करा ना। कुछ और किया क्या हमने? एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा पढ़ बेटा, 41st क्वेश्चन। मेटल सरफेस, रुक जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। कुछ मत पढ़ो, आगे क्या है लिखो पहले। लैम्डा इज, चेंज कर लो बिना सोचे समझे, 10 raised to the power -9। आगे क्वेश्चन में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे जो बेसिक चीज पता है वो तो पहले कर लू ना। क्या पूछा है मैं नहीं जानता क्वेश्चन में, बट जो बेसिक चीज है उसको तो करें। अब चल बेटा आगे। जूल पर मोल, ठीक है बेटा। सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज। आपसे बोला नहीं कि निकालना क्या, आपसे बोला व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। मिनिमम एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या सीखी है हमने? W0, दैट इज वर्क फंक्शन। तो मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा? आगे पढ़ मेरे बच्चा। बेटा न्यू नॉट होता है फ्रीक्वेंसी। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने क्या पूछा है? पढ़ो, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी? तो एनर्जी तो W0 होता है, न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ बेटा, अब आगे पढ़। मतलब अब हमें बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ टू कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। बहुत अच्छे से सुनना अब यहां पे बेटा, हम लोगों ने पढ़ रखा है दैट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, पढ़ा है ना बच्चा? अब हम क्वेश्चन में ये जो निकाल रहे थे ये चीज, ये क्या था? मिनिमम एनर्जी, आया ना? यही थी ना, यही थी ना पक्का? तो मेरे बच्चा हमने मिनिमम एनर्जी निकाल ली जो बोली थी। अब एनर्जी और लैम्डा क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है ना, इनवर्स का ही तो रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं मेरे बच्चे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए तो HC का साइन आया।
HC का फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस किया, तो E एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी निकाल ली, मतलब ये चीज मिनिमम निकल चुकी है। अगर ये मिनिमम लिख लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी, क्या मैं कह सकता हूं वो मैक्सिमम निकलेगी। If this is minimum, then this would surely come out to be maximum because they are inversely proportional to one another. No. एक चीज अगर हाई है, अगर इनवर्स का रिलेशन है तो दूसरी बिल्कुल लो होगी ना बच्चा। अगर ये मिनिमम आई है तो ये शॉर्ट है, मैक्सिमम आएगी ही आएगी विदाउट एनी इफ एंड बट। और यही पूछ रहे हैं मेरे से। तो एक बार अगर मैंने ये निकाल लिया तो इस W0 को किसके इक्वल पुट कर दूंगा, HC बाय लैम्डा। और मुझे ये निकालने के लिए बोला, आप H और C तो हम जानते ही हैं, W0 मैंने क्वेश्चन में निकाल ही लिया था। नाउ वी हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट लैम्डा, और ये जो लैम्डा आएगा दिस वुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज द एनर्जी वाज मिनिमम एनर्जी। और शायद क्वेश्चन में पढ़ो मैक्सिमम वेवलेंथ ही बोला हुआ है एनर्जी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना था हम लोगों को? किसी को नहीं आया तो पूछो, फिर से मैं क्लियर करूंगा। बट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल। दिस क्वेश्चन आप समझते हो NCERT तो ऐसी ही होती है, उसमें तो क्या क्वेश्चन होता है, कुछ होता ही नहीं है। अगर NCERT केमिस्ट्री की अच्छे से जिसने सॉल्व कर ली ना, आई कैन बेट ऑन दैट कि हाँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो 70 to 80% यू वुड बी एबल टू डू इजीली, अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में सॉल्व कर ली तो, विद ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, विद ऑल द सॉल्व्ड एग्जाम्पल, विद ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, along with that the exemplar, ये पूरी अगर कर ली, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच क्वेश्चन ओवर देयर। बात समझे? ये NCERT के ही क्वेश्चन है, मैंने कोई बाहर से नहीं दिया। तब NCERT का लेवल है बेटा ऐसा। हम सोचते हैं बहुत इजी है, नो इट्स नॉट दैट। गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ गए? क्या पूछ रहे थे आपसे वो? आगे चल सकता हूँ मैं आप? पक्का? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी वाइंड इट ओवर हियर नाउ? पक्का? ठीक है, चलो। नाउ लेट्स मूव फर्दर with the next topic, and that next topic we call it to be de Broglie's hypothesis। क्या होता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगलीज ने हम लोगों को क्या सिखाया बेटा, किस बारे में डिस्कशन करी डी ब्रॉगलीज ने? डी ब्रॉगलीज ने बोला दैट कि किसी डी ब्रॉगलीज से पहले, जब डी ब्रॉगली अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था, तो डी ब्रॉगलीज से पहले देयर वाज आइंस्टाइन हु केम इन 1903, एंड आइंस्टाइन ने क्या सिखाया बेटा हमको, दैट लाइट हैज अ ड्यूल करेक्टर। लाइट के दो करेक्टर्स होते हैं, उसने ये बताया हम लोगों को। क्या होते हैं दो करेक्टर? तो ही टोल्ड दैट लाइट इज हैविंग अ ड्यूल करेक्टर, एंड दैट ड्यूल करेक्टर इज पार्टिकल करेक्टर, और मटेरियल करेक्टर भी बोलता हूं बच्चा इसको, एज वेल एज अ वेव करेक्टर। तो लाइट के पास दो करेक्टर्स हैं, पार्टिकल करेक्टर और मटेरियल करेक्टर, एज वेल एज द वेव करेक्टर। दिस वाज बीइंग गिवन टू अस बाय आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन के बाद हु केम? देयर वाज डी ब्रॉगलीज हु केम इनटू एग्जिस्टेंस। डी ब्रॉगलीज ने बोला खाली लाइट का ही ड्यूल करेक्टर नहीं है। पहली बात तो सर ये ड्यूल करेक्टर का मतलब क्या है, वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूं, खाली इस लाइट को ऑन रखता हूं, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हैपनिंग, तो देखते हो लाइटनिंग आपके यहां पे नहीं होती, दैट इज हैपनिंग इन द क्लाउड्स, एंड लाइट वेव्स ट्रेवल्स टू यू एज वेल। आपको भी दिखती है ना लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म आपको भी दिखता है। तो दो लाइटनिंग हैव अकर्ड एट सम प्लेस,
बट उसकी लाइट एज वेल एज उसकी साउंड ट्रेवल्स टू यू ऑल्सो. ऑलवेज रिमेंबर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होती हैं, दो चीजें. एक वेव ऑलवेज कंटेन्स टू थिंग्स, दैट इज क्रेस्ट एंड अ ट्रफ. तो उसने बोला लाइट का ड्यूल करेक्टर है. मतलब लाइट, अगर सारी लाइट्स में ऑफ रख रहा हूं, एक लाइट ऑन कर रहा हूं, तो इस लाइट की वाइब्रेशंस या इस लाइट का जो इफेक्ट होएगा दैट वुड बी एट द लास्ट ऑल्सो. चाहे कम होगा वहां पे, बट इस लाइट का वहां पे भी इफेक्ट दिखेगा आपको एट द लास्ट. मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर. Light always travels in the form of a wave. First thing. Second चीज, लाइट का पार्टिकल करेक्टर और मटेरियल करेक्टर. पार्टिकल करेक्टर और मटेरियल करेक्टर होता क्या है बच्चा? बोलते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस का कुछ फाइनाइट मास है, so we say that particular substance is associated with a material character or particle character if it is having a mass associated with it. चाहे वो कितना भी मास हो, 0.1 ग्राम, 0.001, 1 into 10 power 50, 1 into 10 power minus 20, any particular mass, but एक अगर finite mass है तो we say that particular substance is having with a material character और particle character. क्या लाइट का मास है तो फिर हम उसको क्यों कह रहे हैं कि इट इज हैविंग अ ड्यूल करेक्टर? अगर मास ही नहीं है तो पहले तो ये बताओ, लाइट का मास होता है नहीं होता? नहीं? पक्का? लाइट किससे बनती है? वो एनर्जी किससे बनती है? लाइट किससे बनती है? होता है? अभी तो मना कर रहे थे, अब बोलो हाँ होता है. हाँ जी होता है. नहीं होता. अच्छा, लाइट किससे बनती है? किस चीज से कंपोज्ड होती है लाइट? तेज बोल. क्या? फोटोन किससे बनते हैं? परफेक्ट. इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या? होता है सच्ची में? तो अभी तो कह रही थी लाइट का कोई मास नहीं होता. इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs. अगर मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है तो इवेंचुअली फोटोन का मास होगा, और अगर फोटोन का मास होता है तो इवेंचुअली, जब लाइट का मास है तो मतलब लाइट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल करेक्टर और मटेरियल करेक्टर. यस और नो? डी ब्रॉगलीज ने इस चीज को फर्दर एक्सटेंड किया. उसने बोला दैट कि खाली लाइट का ही ड्यूल करेक्टर नहीं है, मैटर के किसी भी पार्ट का वी आर हैविंग विद द ड्यूल करेक्टर. किसी भी पार्ट का, इवन दिस इज हैविंग अ ड्यूल करेक्टर. एवरी substance, every particle of matter is having with a dual character. Why? Because beta every substance has a finite mass. किसी भी substance को उठा के देख लो आप, it would be having a finite mass. And अगर हम उस particular substance को energy provide करेंगे तो that particular substance can travel also, can move also. Because of that particular reason, it would be having with the wave character as well as mass है तो it would be having with the material character or particle character also. So this was being given to us by de Broglie's and he said that अगर आपको de Broglie's wavelength निकालनी है किसी भी microscopic particle की, तो I can give you a formula that lambda is equal to h by mv. mv क्या होता है बेटा? मोमेंटम भी होता है, where m is the mass, v is the mass into velocity is momentum. So lambda is also equal to h by p भी लिखते हैं हम उसको. mv को हम p भी बोलते हैं बेटा, मोमेंटम. गॉट इट? पक्का? अच्छे से क्वेश्चंस देखें. आओ जल्दी से. हाँ जी, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. जो भी उसने स्टडी दी आपको, दैट इज द हाइपोथेसिस ऑफ दैट पर्सन. थ्योरी भी बोल सकता हूं, डी ब्रॉगलीज थ्योरी.
आ जाओ जल्दी से। इंटरमीडिएट में देखोगे क्वेश्चंस जो हैं कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाओ। In between the chapter you would be seeing there are 10 unsolved questions. Come question number 5th of that particular intermediate questions. पेज नंबर बता दो एक बार मुझे। आगे चल, आगे आगे, यहीं पर पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 5th, 36 या 37 जो भी होगा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5th पे आ रहे हैं। चलें, शगुन पढ़ बेटा 5th क्वेश्चन। ठीक है, सुनना बेटा। बोल रहे हैं कंपेयर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। पहली चीज, तब जब बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब VE इज इक्वल टू VP एंड मास ऑफ प्रोटॉन बोला है बच्चा या इलेक्ट्रॉन बोला है? इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोला है बच्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा बेटा अभी तक। आपसे बोला कि वी नीड टू कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, तो क्या मैं दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? लैम्डा ऑफ E इज इक्वल टू H बाय MEVE, क्योंकि बेटा जो H है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो कभी चेंज नहीं होएगा, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। सिमिलरली लैम्डा ऑफ P दैट इज प्रोटॉन इज इक्वल टू H बाय MPVP, yes or no? पक्का? So lambda of E by lambda of P is equal to H by MEVE into MPVP by H. H से H cancel, velocity से velocity cancel because both are moving with the same velocity, and mass of proton is 1840 times mass of electron by mass of electron, mass of electron से mass of electron cancel, so L lambda E by lambda P comes out to be 1840 times by 1. बोलो मेरे बच्चा, किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्लियर ना हुई हो बात, प्लीज आस्क। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, बट इट शुड बी थॉरो। क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? चलें आगे। बोल रहा हूँ, डाउट है बेटा? क्या बच्चे? फॉर्मूले के बाद से इन दोनों को डिवाइड करा, कुछ भी नहीं किया बेटा। लैम्डा ई बाय लैम्डा पी लिखूंगा तो H बाय MEVE, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। MPVP ऊपर चला गया, H नीचे, H से H कैंसिल, और लैम्डा ई से लैम्डा पी कैंसिल, दोनों क्योंकि सॉरी वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। और मास क्या था? इसका MP वाला मास जो है वो कितना है? 1840 ME, पुट किया, ME से ME कैंसिल। क्लियर? पक्का? अगर ये कर लिया है नोट डाउन, तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 बाय योरसेल्फ फास्ट। अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो गो फॉर इट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31, 1 इंटू 10⁻31 kgs। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट कर दो। यू ऑल नो दैट वेरी वेल, गो फॉर इट। कम ओवर टू लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 25 जो एट द लास्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ बेटा। इसमें बेटा छोटा है,
तो इसी से पढ़ लेंगे, फिर छोटा है तो सबसे अच्छी बात है। बस फिर तो एंजॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखते हैं वो एनसीईआरटी में पहले से लिखा होता है। यहाँ पे जो मैं सब लिखता हूँ तो वो बुक में नहीं लिखा होता ना, इसलिए। चलो 25th क्वेश्चन, शुभम पढ़ जल्दी से 25th, सुनेंगे बेटा अच्छे से। चार्ज दे दिया आपको, कितना दिया बेटा? क्यू दे दिया, मतलब आपको कितना? 2.5 इंटू -16 कूलम्स। ठीक है, पूछा क्या बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बताओ। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला मेरे ख्याल 10th में ही पढ़ा होगा, पढ़ा है? चलो कम से कम ये तो बोल रहे हो, हाँ पढ़ा है। Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब हमें n निकालना है बच्चा, तो Q बाय E, दैट इज Q आपके पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻16 बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -16, अच्छा -16 दे रखा है, ठीक है। सो इट वुड बी 25/16 इंटू 10⁻3। 25/16 को जल्दी से डिवाइड करके वी वुड कैलकुलेट द आंसर। 16 1.990, 16 4 सा 5 सा 5 सा 90, 80.5, 10 100, 1.56, 96, 4, ये आ गया बेटा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है रोनित, पक्का क्लियर बच्चा? अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26 भी सिमिलर है बिल्कुल, वो आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्वेश्चन नंबर 26। नाउ आई एम कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन। ध्यान से मेरे साथ देखेंगे 28, ये भी डी ब्रॉगलीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से पढ़ 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 जल्दी। ठीक है, कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज, डी ब्रॉगलीज इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वी वुड बी रिक्वायरिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। h है हमारे पास, यस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाय मास इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻6। So 6.63 by 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, नीचे हो जाएगा -25, ऊपर जाके +25, 10⁻⁻9। जल्दी से सॉल्व कर दो मेरे को ये। 663 बाय 91, 91 इंटू 16, 663 बाय 91 इंटू 10⁻⁻9, 91, 16, 6, 54, 19, 15, 1451, 663 by 1451, 0.014 4 4 से नहीं आएगा, हाँ 4 से आ जाएगा। 4 क्या कह रहा बेटा?
5804। क्या आ रहा आंसर बेटा? 0.446। 0.45। 0.45 into 10 raised to the power -9 meters. This would be the answer. कोई बात नहीं बेटा, हम लोगों को जरूरत नहीं है लिखने की। आप उसको लिखना चाहो नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम किसी में भी लिख सकते हो, बट वी डोंट रिक्वायर इट। डायरेक्टली आप मीटर्स में छोड़ो ना, कन्वर्जन क्यों करनी है हमको? परफेक्टली राइट है ये हमारा। 0.45 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, दैट्स इट। आज समझे? क्लियर है बात? पक्का? उन्होंने अलग निकाला ना बेटा, उन्होंने किस में, एंगस्ट्रॉम में निकाला है पिकोमीटर में? हाँ जी, समझ में आई बात? पक्का? खुश? क्लियर है? डी ब्रॉगलीज अच्छे से? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस मार्क करते हैं जरा जल्दी से। क्या बेटा? यहाँ पे 6 लिख ले यार, आंसर फिर भी वही आ रहा है 1456। चलो क्वेश्चंस मार्क करते हैं जल्दी से। कुछ लास्ट टाइम मैंने कोई क्वेश्चंस दिए थे आपको? कुछ नहीं दिए थे ना? ठीक है, आज मार्क करते हैं क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम करके आएंगे हम लोग। पहले सॉल्व क्वेश्चंस पे आ जाओ, पेज नंबर पेज नंबर 34। सॉल्व 1 2 3। सॉल्व 1 2 3। 1 2 मैंने करा ही दिया था, थर्ड भी करोगे, 1 2 3 तीनों, क्योंकि पहले मैंने कराए हैं सारे। अब आप फिर से उन क्वेश्चंस को यू वुड प्रैक्टिस देम अप। अनसॉल्व पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट में बिल्कुल, अब पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे आ जाओ। पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 43 पे बच्चे, पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 12 13 14, अभी दे रहा हूँ और रुक जाओ। 25 26 28 29 30 31 25, बोल फिर से बोल रहा हूँ, 25 26 28 29 30 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43। तो थोड़े से ही तो दिया अभी, थोड़े से ही दिए अभी तो, और नेक्स्ट क्लास में देंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस अगर नहीं हुए